मुबारक हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अपसेट हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और जस्टिस मंदोखेल ने मरियम नवाज के अरमानों पर पानी फेर दिया है, या फिर यह कह दिया जाए कि आज मरियम के अरमानों पर कहर ढा दिया गया है। तो यह कहना गलत नहीं होगा। फुल कोर्ट की इस्तदा एक मर्तबा फिर उड़ा के रख दी गई है। चीफ जस्टिस डट चुका है और बड़े बेहतरीन अंदाज में डट चुका है और आले शरीफ को शिकस्त अब नजर आ रही है। इस सब के अंदर वजीर आजम भी खुलकर अब अदलिया पर पार्लियामेंट के फ्लोर से हमलों का आगाज कर चुके हैं, जबकि खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कल दो जज साहिबान का 27 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो अज खुद नोटिस था इंतखाबात के हवाले से और 1 मार्च का जो फैसला था, उस अज खुद नोटिस का फैसला 3-2 से नहीं बल्कि 4-3 से रिजेक्ट हुआ चाहता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चीफ जस्टिस की जो वन मैन शो है उसके ऊपर सवालात उठाए गए कि चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार ही क्यों है कि वो बेंचेस अपनी मर्जी से बनाए। मरियम नवाज ने मैदान में कूद कर कहा कि ये हमारे बयानिए की जीत है जो हम चीफ जस्टिस के ऊपर मैच फिक्सिंग होती है ना, उसी तरह बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हैं। अब ये सब कुछ होता रहा। दो जज साहिबान जो है उनकी बगावत एक तरह से जो है उसे जवाब बनाकर कल का पूरा दिन जो कुछ हुआ, और जाहिर बात है कि चीफ जस्टिस जो है उनके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चीफ 1997 वाला काम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो जाएगी, आले शरीफ कामयाब हो जाएगी, चीफ जस्टिस को घर जाना पड़ जाएगा, चीफ जस्टिस को या तो सरेंडर या फिर अपने इख्तियारात से हाथ धोना पड़ जाएगा। और यहाँ तक इनके जो हामी सहाफ़ी हैं, जो तबका मलामतिया है, जो मुबैना तौर पर सहाफ़त के लबादे में इनके एजेंट हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस को कल ये भी तड़ियाँ लगाई कि खान का इलेक्शन कराने निकले थे, अपने इख्तियारात के लाले पड़ गए ना, हुण आराम है, यानी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कहा जाता रहा। अब चीफ जस्टिस डट चुके हैं और चीफ जस्टिस ने बड़ा खड़ाक कर दिया, क्योंकि जो तौहीन अदालत की दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है, आज उसकी समाअत थी। अब इस मामले के अंदर आज चद चानन हो जाना था, आज जो है अल्टीमेटली चीजें हो जानी थी। और अगर आप वैसे भी देखें कि माजी में खलीलुर रहमान रमदे, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और रफीक तारड़ जो हैं, इन्होंने मुबैना तौर पे नवाज शरीफ साहब का साथ दिया था। खलीलुर रहमान रमदे का भाई असदुर रहमान MNA, दूसरा भाई मोहम्मद फारूक अटॉर्नी जनरल और भाई की बहू आयशा रजा फारूक पहले MNA और फिर सेनेटर बनी। सईदुज़्ज़मान जो है वो खुद गवर्नर बने। रफीक तारड़ सदर, उनकी बहू सायरा अफजल तारड़ MNA, पोता बिलाल फारूक MPA और दूसरा पोता तारड़ वजीर आजम का मुआविन खुसूसी बना। अब जाहिर बात है कि ये नवाजने का सिलसिला जो होता है वो भी जारी रहता है और ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन आज जो खड़ाक हुआ है और इसके अंदर आप देखें कि किस कदर जो बुनियादें हिली हैं कि आपका जो वजीर आजम है वो कहता है कि आइन ने इदारों के दरमियान पावर की तकसीम की, आइन ने रेड लाइन लगा दी कि इस लाइन को कोई अबूर नहीं कर सकेगा, मगर तारीख के वाकयात हम सबके सामने हैं। आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है, में मौजूदा मुकदना और अदलिया के इख्तियारात की धज्जियां जो है वो बिखेरी जा रही हैं। और इन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल हम अपोजिशन में थे और तमाम तर चीज़ें इन्होंने कही। लेकिन वैसे दिलचस्प बात यह है कि इस तरह तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। वो रेड लाइन आइन ने लगाई है, कासिम सूरी की जजमेंट किस तरह से सुप्रीम कोर्ट उड़ा के रख सकता था, लेकिन उस टाइम आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की बालादस्ती लगा, दोस्त बाजारी के मामले पर आपको ये आइन की धज्जियाँ लगी। तो इस वक्त ये एक मुनाफिकाना तर्ज अमल है और जारी बात है कि कह रहे हैं कि जी 50 साल हो गए हैं आइन को बने, इस आइन के ने इदारों के दरमियान पावर की तकसीम की रेड लाइन लगाई है और इमरान खान को बड़ा आड़े हाथों लिया, लाडला और वही सारा बयान किया। लेकिन आप यहाँ से बौखलाहट समझ सकते हैं कि ये किसकी जानिब इशारा है और पाकिस्तान का वजीर आजम किस पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त के केस में हुकूमती इत्तेहाद ने फरीक बनने का फैसला भी कर लिया। हुकूमती इत्तेहाद की तीनों बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करने का फैसला किया है। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज दोबारा समाअत शुरू कर दी हुई है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं।
आज समाज शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस समाज को बहुत लटकाना नहीं चाहते। कल के हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को देखना है। सियासी जमातों के फरीक बनने का मामला बाद में देखेंगे। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आजकल सियासी पारा बहुत ऊपर है। गुज़श्ता रोज ये दरख्वास्त की थी कि सियासी जमातें यकीन दहानी कराएं, आपस में बर्दाश्त, तहम्मुल और अमन अमान की सूरत हाल अपनाएंगी। अब नाज़रीन किराम, सूरत हाल क्या हुई है? सुप्रीम कोर्ट में जो ये समाअत हुई है, इसके दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, यानी दिस इज समथिंग जो हमारे अंदर का मामला है। मैंने ये बात कल भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कही थी कि यू नेवर वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक, और इसमें इदारे का नुकसान है, कोई चीफ जस्टिस का नुकसान नहीं है। ये चीज़ सबको समझनी होगी। और इदारे का, अदलिया की जो तकद्दुस है अदलिया का, उसका ये इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला क्लियर करने पर मैं जस्टिस जमाल मंदोखेल का मशकूर हूं। और इस सब के अंदर दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा, नए अटॉर्नी जनरल आए हैं पहली समाअत के ऊपर, अब देखते हैं। वो वैसे तो लग तो यही रहा है कि बड़ा हवा बना के लाया गया था इन्हें, लेकिन ये क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए, यानी कि जो जस्टिस जमाल साहब का और ऑब्वियसली 2 जज साहिबान का इख्तलाफ था, कह रहे हैं कि पहले उसे क्लियर करते हैं। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 1 मार्च के फैसले पर मेरा जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है कि वो तारीख दें। अगर आप 1 मार्च के फैसले पर वजाहत चाहते हैं तो आपको अलग से दरख्वास्त देनी होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई हो। अदालती हुक्म नहीं था तो सदर मुमलिकत तारीख भी नहीं दे सकते थे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं, मनसूख करने का है। जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने फैसला दिया है। इन 2 जजेस की अपनी राय है, लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहां पर आए जस्टिस जमाल मंदोखेल, जो दौरान समाअत उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, यह सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। और इस पे अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि आप चुप रहें। यही अपेरेंटली से मतलब निकाला जा सकता है। ये बता दें कि क्या आइन 90 दिनों में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है या नहीं? जस्टिस जमाल के रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला क्लियर करने पर मैं जस्टिस जमाल मंदोखेल का मशकूर हूँ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम कौमी इदारों का एहतराम लाजमी है। चीफ जस्टिस ने PTI के वकील अली जफर से सवाल किया कि आपने अपनी सियासी क़यादत से बात की, PTI को पहल करना होगी क्योंकि अदालत से रुजू उन्होंने किया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। मुआशी हालात देखें, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, आपस में दस्तों गिरबा होने के बजाय उन लोगों का सोचें। इस पर अली जफर ने कहा कि इंतखाबात में ताखीर हुई तो बहरान मजीद बढ़ेगा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि तहरीक इंसाफ अगर पहल करे तो ही हुकूमत को हम कहेंगे। अब यहां पर बहुत सी और बातें भी हुई हैं, और आज सारे मामला, एक तो ये इख्तलाफ का मामला उड़ा के रख दिया, और जरूर आज जाती उम्रा के अंदर कोई दुख और कर्ब के अंदर होगा और किसी को बड़ी तकलीफ हो रही होगी कि ये क्या हुआ, ये फड्डा जो हमने तोड़ पहुंचाया था, ये क्यों डाउन हुआ मामला। लेकिन ऑब्वियसली अभी भी खतरा टला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, तो अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें चीफ जस्टिस ने तो ये बातें कर दी, लेकिन आज यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ाती तौर पर मैं समझता हूं कि हमें कानूनी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए, हम समाजी और सियासी डिसिप्लिन की बहाली करनी है। वकील फारूक एच नाइक का कहना था कि तयन करना है कि मौजूदा सियासी और मुआशी हालात में जमहूरियत और मुल्क के लिए क्या बेहतर है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फारूक एच नाइक से सवाल किया कि क्या आप ये पॉइंट पार्लियामेंट में क्यों नहीं ले जाते। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मामला उठाने का सोच रहे हैं, और इस सारे के सारे मामले के अंदर बहुत और बातें भी हुई, और वो बातें नाज़रीन इकराम ये है कि एक शख्स के असम्बली तहलील के इख्तियार पर नजर सानी करनी चाहिए, ये भी जस्टिस जमाल ने कहा। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इंतखाबात मुमकिन नहीं थे तो अदालत से रुजू करना चाहिए था, और इस सब के अंदर जजेस इंतखाबात के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की भी चीफ जस्टिस ने कहा कि तजवीज़ दे देते हैं। इलेक्शन के लिए पूरे बजट की ज़रूरत ही नहीं, 20 अरब के लिए कट हमारी तनख्वाहों पर भी लगाया जा सकता है। हुकूमत अखराजात कम करके 20 अरब आराम से निकाल सकती है। मुआशी बहरान की हकीकत से नज़र नहीं चुराई जा सकती। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट में एब्सोल्युटली नॉट जो है उसका तज़किरा भी हुआ, और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरजेंसी नाफिज करने की बात करता है। PTI वकील ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट,
चीफ जस्टिस ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, तो आपने असल में किसी और को कहा था। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि क्या बजट में इंतखाबात के लिए फंड्स मुख्तस होते हैं? अगर फंड्स नहीं है तो लेने का तरीकाकार आइन में दर्ज है। अली जफर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़श्ता साल बताया था कि नवंबर 2022 में इलेक्शन के लिए तैयार थे। अब इलेक्शन कमीशन ने अचानक कह दिया है कि फंड्स नहीं है। फंड्स ना होना इलेक्शन मुलतवी करने का कोई बहाना नहीं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी अमला मौजूद है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है और सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तयाबी जो है उसका जिक्र भी किया गया है। तो जाहिर बात है ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें और भी डिस्कस हुई और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं ये समझता हूँ वो ये है कि हुकूमत की जो ख्वाहिशात हैं उन्हें एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है और एक बहुत बड़ा डेंट लगा है इस वक्त इंपोर्टेड सरकार की ख्वाहिशात को। वो ख्वाहिशात जो अदलिया के अंदर फूट डाल के आज देखें ना कि अटॉर्नी जनरल ने भागते भागते कहा कि भाई जिस फैसले के ऊपर आप तौहीन अदालत की दरखास्त, उस फैसले का वजूद ही नहीं है 4-3 से, पहले उसे क्लियर करें। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला और चीफ जस्टिस भी डटे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाया, चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट नहीं बनाया। चीफ जस्टिस ने इस सारे मामले के अंदर कहा जा रहा था ना कि फुल कोर्ट ही बनाएंगे चीफ जस्टिस, तभी मामला हल होगा, जजेस के अंदर फड्डा हो गया, ये हो गया। चीफ जस्टिस अगर इस तरह के मामलात के अंदर इनकी डिक्टेशन ले लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि ये सरेंडर होगा। मैं बार बार कहता आया हूं, वजीर आजम पाकिस्तान चाहे इस वक्त शहबाज शरीफ है, उसके पास इख्तियार होता है वो 500 बंदों को कलमदान दे, 10 को दे, एक बंदे को 10 कलमदान दे दे, एक बंदे को 10 वजारतें दे दे। काबीना कंप्लीटली उसकी अपनी होती है। आर्मी चीफ एक बड़ा अहम ओहदा है और आर्मी चीफ जो होते हैं वो अपनी मर्जी के कोर कमांडर्स लगाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल्स में से वो किसे कहां पर पोस्ट करते हैं, किसे इंपॉर्टेंट तरीन पोजीशंस पर डालते हैं। कुछ कोर, जाहिर बात है लेफ्टिनेंट जनरल्स की इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस नहीं होती, कुछ की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आर्मी चीफ फैसला करते हैं, उसमें सीनियरिटी भी नहीं मैटर करती। उसी तरीके से चीफ जस्टिस जो है उनका भी अपना एक इख्तियार है बेंच बनाने का। और इवन ये जो कहते हैं ना कि जस्टिस फाइज ईसा को क्यों नहीं डालते, एजाज हसन ने इस पर बात की हुई है कि 75 साल में ऐसा हुआ ही नहीं है। जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो अलग अलग मुख्तलिफ बेंचेस की सरबराही कर रहे होते हैं, तो उन्हें अपने बेंच में चीफ जस्टिस इसलिए नहीं डालता क्योंकि वो सीनियर आदमी है, उन्होंने आगे चीफ जस्टिस भी बनना है, तो वो भी बेंच की सरबराही शुरू कर दें। तो ये बेसिकली मामला होता है। तो आज काफी चीजें जो है वो क्लियर हुई हैं और अब इलेक्शन कमीशन और इंपोर्टेड हुकूमत तौहीन अदालत से भाग के दिखाए लुबे लुबाब ही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।